हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस टिप्पर है, जिसमें कस्टमर का ये कहना है कि मेरी चेक लैंप आ रही है, MI लैंप आ रही है और मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लो पिकअप हो रही है और गाड़ी मेरी यूरिया भी ज़्यादा खा रही है। गाड़ी इतनी दब रही है कि खान में से जब गाड़ी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है खान में, वहाँ से भी गाड़ी मेरी बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं पे दम तोड़ के यानी हो जाता है, मुझे गाड़ी को वापसी रिवर्स ही लेना पड़ता है, गाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसे क्या फाल कोड आ रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी इतनी ज़्यादा लो पिकअप हो रही है, हमें कौन कौन से फाल कोड देखने को मिलते हैं और उस पर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट कर लिया है और चलिए फाल कोड खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। जो हमें फर्स्ट फायर कोड देखने को मिल रहा है वो 3151 है, एक्टिव में है, 5 बार है। और बाकी के जो ये फायर कोड है ये तो हमारे डिलेट मोड है कि गाड़ी हमारी टॉर्क जैसे जैसे तोड़ती चली जाएगी उसी हिसाब से जो फायर कोड आते रहते, तो इन पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। हम 3151 पे काम करेंगे तो हमारे ये फायर कोड अपने आप ही चले जाएंगे। तो चलिए इस फायर कोड के ऊपर डबल क्लिक करके खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या होगा। ये चीजें हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप इन चीजों को पढ़िए, समझिए कि हमें एक्चुअली में करना क्या क्या होता है। आपको अगर गौर से इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको 90% तो प्रॉब्लम हमें यहीं पे बता देता है, लैपटॉप भी बता देगा कि हमें इस गाड़ी में क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, द आफ्टर ट्रीटमेंट SCR कैटेलिस्ट इन द एग्जॉस्ट सिस्टम इज नॉट परसेंटेज। इसका कहने का मतलब है जो हमारा SCR का कैटलिस्ट है उसमें जो हमारा नॉक्स कन्वर्जन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये 3151 फाल कोड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इस फाल कोड को और क्लियर से समझते हैं। जैसा कि हम अपने हर फाल कोड में यहाँ की चीज जरूर चेक करते हैं, बाकी तो सारी देखनी ही चाहिए, लेकिन ये आप चीजों को खाली टाइम में देखिए। काम करते टाइम हमें जो मेन चीज यहाँ पर देखनी होती है वो होता है जब ECM द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM ने डिटेक्ट किया है, ECM ने पता लगाया है नॉक्स कन्वर्जन इफेक्टिव फॉर द SCR कैटेलिस्ट है टेरिटरी लॉ। तो इसमें ये हमें वही चीज बताई जा रही है कि जो हमारा नॉक्स कन्वर्जन होना चाहिए SCR के अंदर। SCR हमारा कौन सा पार्ट्स हो गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा ATS जो साइलेंसर होता है 4 भागों में होता है, तो SCR हमारा सबसे लास्ट वाला हो गया। वहां पर जो नॉक्स कन्वर्जन होना चाहिए वो बहुत ही लो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये फाल कोड देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका सॉफ्ट टैग पे चलेंगे और जहां पर देखेंगे कि हमें ये क्या क्या चीज काम करने के लिए सजेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है टर्बो सूट all other active knock sensor and SCR dosing system related fall code before the fall code। इसमें ये बता रहा है कि अगर आपको ये 3151 फाल कोड देखने को मिल रहा है तो आप इसके ऊपर काम नहीं करिए। अगर आपकी गाड़ी में नॉक सेंसर संबंधित कोई फाल कोड है या SCR के डोजिंग सिस्टम यानी हमारे यूरिया का जो डोजर सिस्टम होता है उसके संबंधित अगर आपको इसके साथ में फाल कोड देखने को मिलते हैं तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो 3151 पे हमें काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें नॉक सेंसर संबंधित कोई भी फाल कोड देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही हमें यूरिया संबंधित डोजर संबंधित कोई भी ऐसा फाल कोड देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमें काम 3151 फाल कोड के ऊपर ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये जो बता रहा है कि SCR कैटलिस्ट सिस्टम रिमूव ऑफ SCR कैटलिस्ट फॉर द व्हीकल। तो आप इसमें ये कहा जा रहा है कि आप SCR सिस्टम को व्हीकल से पूरे ATS को रिमूव करें और देखें वो माल फंक्शन SCR सिस्टम। तो हमारा SCR
जो साइलेंसर है वो तो खराब नहीं हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बता रहा है कि हमें आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट डोजिंग सिस्टम, आप डोजिंग सिस्टम का जो यूरिया स्प्रे होता है उसको चेक कीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी उसकी वजह से भी ये फॉल्ट कोड हमारा आ सकता है। तीसरे पे हमें ये बता रहा है एग्जॉस्ट सिस्टम देखिए वो लीक तो नहीं है, कि हमारा साइलेंसर कहीं से लीक तो नहीं है, या हमारा साइलेंसर का पाइप तो कहीं लीक नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिल सकता है। आगे हमें ये बताना डिग्रेड ऑफ इनकरेक्ट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमारा यूरिया के का जो क्वालिटी होती है वो तो खराब नहीं है, आप उसे चेक कीजिए। नेक्स्ट सजेशन हमें जो दे रहा है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डिपॉजिट इन द ट्यूब में, तो वो ये कह रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे साइलेंसर के अंदर यूरिया जमा हो जिसकी वजह से भी ये फॉल्ट कोड आ सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को चेक करते हैं। सबसे पहले जो आसान तरीका होगा हम ये चेक करेंगे कि हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम कहीं से लीक तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो यूरिया की क्वालिटी है वो तो खराब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले साइलेंसर खोल के देखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो जल्दी हो सकता है हम पहले उन्हीं पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एग्जॉस्ट सिस्टम लीकेज देख लेंगे, हमारे यूरिया के का लेवल क्वालिटी चेक कर लेंगे। अगर हमारी क्वालिटी सही है तो फिर हम एक बार डोजिंग करवा के देखेंगे, लीकेज टेस्ट करवा के देखेंगे कि हमारा डोजिंग सिस्टम तो सही है या नहीं है। अगर हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है तो हम फिर एससीआर का पूरा साइलेंसर उतार के देखेंगे कि हमें उसके अंदर कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो चलिए अब हमें प्रॉब्लम भी पता लग गई है कि हमारा नॉक्स कन्वर्जन नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आए हैं, और लैपटॉप ने हमें जो सजेशन दिए हैं हम उसी के आधार पर ही गाड़ी में काम करना चालू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम मिलती है। ये हम थोड़ा सा नीचे से बोल्ट खोल के और थोड़ा यूरिया निकाल के और उसकी ग्रेड चेक करते हैं कितना आ रहा है। हल्का सा लूज करेंगे, बूंद बूंद उसके में आ जाएगा तो हमारी ग्रेड चेक हो जाएगी। चालू करिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये ग्रेड आई है ये 32.6 आई है, मतलब यूरिया तो हमारा सही है। अब हम एक बार यूरिया का इंजेक्टर चेक कर लेते हैं, उसको खुलवाते हैं, लीकेज टेस्ट करेंगे कि हमारा वो लीक तो नहीं हो रहा है। हमने साइलेंसर में से इंजेक्टर खोल लिया है और इसे तो हम क्लोज करते हैं और एक बार ये डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल कर लीकेज टेस्ट करते हैं कि हमारा इंजेक्टर लीक तो नहीं हो रहा। एक ये भी कारण है हमारे ये आने का। तो हम ये लीकेज टेस्ट खोल कर इसे स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर देखेंगे। हमारा जब यहाँ पर प्रेशर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इंजेक्टर पे चल के देखेंगे कि हमारा इंजेक्टर लीक तो नहीं हो रहा, उसमें से बूंद बूंद टपक तो नहीं रहा है। तो ये हमारा लगभग प्रेशर पूरा हो चुका है। फिर भी हम एक आदमी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 10-15 सेकंड तक, उसके बाद हम इंजेक्टर पे चल के देखेंगे उसकी क्या कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इंजेक्टर लीक हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं क्लियर हमारा ये लीक हो रहा है, मतलब हमारा ये इंजेक्टर ख़राब है। तो हमें ये साइलेंसर भी उतार के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारा इंजेक्टर लीक हो रहा है तो जो ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारा जो यूरिया है वो इसके अंदर जमा हुआ होगा, वो जला हुआ नहीं होगा। तो हमें साइलेंसर भी खोल के देखना पड़ेगा। इंजेक्टर तो हम बदलेंगे ही और ये साइलेंसर उतरवा लेते हैं, एटीएस पूरा खोल लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमें इसके अंदर की क्या कंडीशन मिलती है। हमने अभी इसका ये मुंह खोला है, आप देख सकते हैं ये इतना ही होता है। अगर इसके अंदर देखेंगे आप तो ये पूरा देखिए यूरिया जमा हुआ है। इससे हमें कंफर्म होता है कि हमारे जो साइलेंसर है इसके अंदर यूरिया जमा हुआ है नोजल की वजह से। तो यहाँ पर अगर बाहर की साइड में भी देखेंगे तो देखिए पूरा यूरिया जमा हुआ है ये। तो हम साइलेंसर पूरा खोल के एक बार चेक करते हैं उसकी क्या कंडीशन रहती है। ये हमने पूरा आप देखिए एटीएस चेंज कर लिया। ये हमारा डीपीएफ वाला है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना यूरिया जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा पहाड़ बन चुका है। अगर हम ये एससीआर की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा वाइटनेस आया हुआ है,
बाकी ये तो फ़िलहाल साफ़ करेंगे हवा मार के, ये तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मिक्सर चैम्बर हो गया, और ये भी हम गर्म पानी से इसको अच्छी तरह धो सकते हैं। ये तो पूरा लोहे का ही होता है मिक्सर चैम्बर, इसका कोई वो नहीं है। और ये हमारा DOC हो गया, तो इसमें भी कोई ऐसा ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। अगर हम देखेंगे तो इसके छेद भी क्लियर है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे ये DPF में ही पड़ा है। इसकी अगर दूसरी साइड में पलटी करके देखेंगे हम, तो यहाँ पर पूरा कार्बन आके रुका हुआ है, क्योंकि आगे ये चौक हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लग गई है। चलिए, इसे तो हम नया डालेंगे, और बाकी जो ये हमारी तीनों चीज़ें हैं इन्हें हम हवा से साफ़ करेंगे और इसको गर्म पानी से धो लेंगे। इनको कभी भी हमें गर्म पानी से नहीं धोना है, सिर्फ हवा से ही साफ़ करना है। और ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है DPF। हम ये जिसमें हमारे सूट की वैल्यू मालूम पड़ती है, इसे हम नया डालेंगे और फिर हम SCR टेस्ट करके देखेंगे। ये हम एक बार इसके फाल कोड को क्लियर कर लेते हैं। हमने इसके अंदर DPF और इंजेक्टर, हमारा यूरिया वाला जो नोजल होता है वो नया डाल के, और हमने प्रॉपर फिटिंग कर ली है। और जो फाल कोड को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम SCR टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा SCR टेस्ट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। एक बार ये फाल कोड क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक ये हमारे फाल कोड क्लियर नहीं होंगे, डोजिंग संबंधित जो भी ये फाल कोड आ रहे हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होंगे तो हमारे SCR का जो टेस्ट है वो कंप्लीट चालू होगा ही नहीं। तो हमें एक बार इनको क्लियर करना पड़ेगा। ये एक बार क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद हम SCR टेस्ट चालू करेंगे। तो हमारे 31 बाकियों को तो हमने रिफ़्रेश कर दिया है, और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमारे बाकी के फाल कोड भी चले गए। बाकी जो हमारा 028 है, 428 है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम इसे क्लोज़ करते हैं और फटाफट एक बार SCR टेस्ट चालू कर लेते हैं। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलते हैं, और ये ऊपर से चौथे नंबर का SCR टेस्ट, हम SCR टेस्ट खोल के और इसे चालू कर लेते हैं। SCR टेस्ट कंप्लीट करने के बाद 0428 कोड के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। वो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इस मैटर में हमारा सिर्फ अभी 3151 के ऊपर क्या काम करना है वही उसी मैटर पे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो हम ये SCR टेस्ट चालू कर दिया है, और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्टेटस में SCR टेस्ट चालू हो गया। अगर हमारा SCR टेस्ट फेल हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये पहला टेस्ट चल रहा है, इसमें टोटल 4 टेस्ट होंगे अलग अलग। तो ये पहला टेस्ट चल रहा है, ये हमारा DPF में रीजनरेशन भी करेगा, और सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हमारा जो भी जितने भी टेम्परेचर हैं जिस रिक्वायरमेंट के चाहिए उसके ऊपर ये वार्म अप करके जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा अभी वार्म अप प्रोसेसिंग चल रहा है। तो फर्स्ट हमारा जो ये टेस्ट है ये कंप्लीट हो रहा है। ये जब पास हो जाएगा तो हमारा सेकंड वाला चालू होगा। तो जैसे हमारा सेकंड वाला चालू होगा हम देख लेंगे, और जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें किन किन टेम्परेचरों की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, हमें इनके ऊपर भी नज़र रखने पड़ेंगे। जो हमारा SCR का आउटलेट का टेम्परेचर, इनलेट का टेम्परेचर, अभी ये टेम्परेचर चल रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये और गर्म हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, हमें सब पे करना पड़ता है। ये हमारा DOC का टेम्परेचर ये लगभग हमारा 300, 290, 270, 80 और 300 के 20 तक का हमारा ये टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर वर्क होगा। तो ये कुछ ये डाटा है जो आप इसको ऊपर नीचे करके प्रॉपरली इनको देख सकते हैं। तो हम एक बार ये सारे चीज़ों पे नज़र मार लेते हैं अभी कितना है। अगर हमारा टेस्ट फेल होता है ये, तो हमें नीचे स्टेटस में उसका रीज़न भी बता देगा कि ये टेस्ट क्यों फेल हुआ है। हमारे इस टेस्ट को होते हुए अब लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, और हम देखेंगे तो ये DOC का टेम्परेचर जो है हमारा वो 300 के आसपास चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं ये हमारा ये डाटा क्या बता रहा है। आफ्टर ट्रीटमेंट इनलेट का नॉक्स सेंसर -200 बता रहा है, और आउटलेट का टेम्परेचर भी हमारा कम बता रहा है। तो आउटलेट का टेम्परेचर पे अगर नज़र मारेंगे तो हमारे 170 चल रहा है, जबकि हमारा SCR का इनलेट का टेम्परेचर 400 से ऊपर चल रहा है, 436-35 के आसपास चल रहा है। बाकी का टेम्परेचर पे अगर हम नज़र मारें तो
हमारा ये नॉक्स भी -200 बता रहा है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो वो है, हमारी डोजिंग देखेंगे तो डोजिंग हो रही है और डीपीएफ का हमारा टेम्परेचर सही है, इनलेट का और आउटलेट का हमारा डोजर का प्रेशर भी सही चल रहा है। लेकिन बाकी का और नीचे करें तो हमारा बाकी का तो सिस्टम सही चल रहा है और हमारा जो टेस्ट है वो अब भी रनिंग पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो आउटलेट का ये टेम्परेचर है और नॉक्स का हमारा माइनस में जा रहा है और डोज ये हमारा चल रहा है। एक बार हम फाल्ट कोड देखते हैं, कोई फाल्ट कोड जनरेट हुआ है क्या देखेंगे तो जी हाँ, ये देखिए हमारा कोई फाल्ट कोड आए हैं। नॉक्स सेंसर हीटिंग अबाउट नॉर्मल रेंज है, तो हमारा वहाँ पर जो टेम्परेचर है हमने देखा तो वो टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बन रहा है, हमारे 170 के आसपास था। इस पर एक बार डबल क्लिक करके देखते हैं हमें मोटा मोटी क्या बताया। आउटलेट नॉक्स सेंसर हीटर एनेबल टू मॉनिटर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जी हाँ, हमारा आउटलेट का जो टेम्परेचर है वो नहीं बन रहा है, इनलेट का सॉरी। और यहाँ भी अगर मोटा मोटी देखेंगे तो हमें नॉक्स सेंसर चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसे तो हम बंद करते हैं एससीआई टेस्ट को और आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि जब हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट करा तो हमें फाल्ट कोड 3151 फाल्ट कोड देखने को मिला। उस फाल्ट कोड के अकॉर्डिंग जब हमने यूरिया का इंजेक्टर चेक करा वो हमें लीकेज मिला है। जब जो हमें यूरिया लीकेज मिला है तो हमने ये डिसाइड करा है कि अगर हमारा कभी भी इंजेक्टर लीक होता है, जिसे जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो 100% पॉसिबल है कि हमारा एटीएस यानी साइलेंसर के अंदर यूरिया जमा हुआ मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग ही हमने जब एससीआर खोल के देखा है उसके अंदर हमें डीपीएफ में बहुत ही ज़्यादा यूरिया जमा हुआ मिला। तो हमने उसमें जो डीपीएफ था जहाँ पर हमारा यूरिया बहुत ज़्यादा जमा हुआ तो उसे हमने नया डाला है और हमने इंजेक्टर भी नया डाल के जब हम एससीआर टेस्ट कर रहे थे तो एससीआर टेस्ट करने के दौरान जब हमने देखा है कि हमारा इनलेट का जो नॉक्स की पीपीएम की वैल्यू होनी चाहिए वो हमें -200 दिखा रहा था और हमारा उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा था और हमें 2 फाल्ट कोड देखने को मिले उसी दौरान, जो 3649 और 1885 फाल्ट कोड थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को तो यहीं पे रोकते हैं क्योंकि हमारा 3151 फाल्ट कोड के ऊपर जो जो हमें काम करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जो बाकी के इसके एससीआर टेस्ट करने के दौरान जो हमें फाल्ट कोड देखने को मिले उनके ऊपर हमें अलग से जो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब गाड़ी हमारे पास आई थी उस टाइम ये फाल्ट कोड नहीं थे। ये फाल्ट कोड हमें एससीआर ये काम करने के बाद में आया है, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर हम इन्हीं फाल्ट कोडों को इसी में इंक्लूड करने लग जाएंगे तो हमारा जो वीडियो का मेन जो टॉपिक था फाल्ट कोड था वो भटक जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा ये फाल्ट कोड के ऊपर हमें क्या काम करना है और ये इन फाल्ट कोडों पे काम करके हम वापसी एससीआर टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारा वो चारों टेस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हमारे चारों टेस्ट पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।